A very warm welcome to all my students। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटो इम्यून डिजीज। हमने पहले दो लेक्चर्स में ऑटो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, किस तरीके से ऑटो इम्यूनिटी होती है और कौन से रीजंस हैं जिससे ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है हमारे बॉडी में। तो आज हम कुछ डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिस जो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हमारे बॉडी में डेवलप होती है। तो वो डिजीज which is a autoimmune disease is a group of disorders in which tissue injury is caused by humoral or cell mediated immune response to self antigens। तो वो डिजीजेस, ठीक है, या वो डिसऑर्डर्स जिसमें हमारे टिश्यू को इंजरी होती है, किसकी वजह से? बाय द कॉज बाय द ह्यूमरल, जैसे कि एंटीबॉडीज, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज, या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स। किसके लिए? टू सेल्फ एंटीजेंस। तो हमारे खुद का सेल्स है और हमारे खुद के सेल्स के एंटीजन से, सेल्फ एंटीजन से, और अगर इसके अगेंस्ट रिएक्टिव ऑटो रिएक्टिव एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे या वहां पे टी सेल्स डेवलप होंगे जो हमारे एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है और हमारे सेल्स को ही इंजुरी पहुंचाता है। तो उन डिजीज को हम क्या बोलते हैं? उन डिजीज को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, उनको हम ऑटो इम्यून डिजीज में कैटेगराइज करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे खुद के सेल्स पे अटैक नहीं करता। नॉर्मली द इम्यून सिस्टम डज नॉट अटैक द सेल्फ, ठीक है, जो हमारे खुद के सेल्स हैं उसको अटैक नहीं करता है। हाउएवर देयर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस इन विच द इम्यून सिस्टम डज नॉट अटैक सेल्फ सेल्स, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जिनमें क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे सेल्फ सेल्स पे अटैक करते हैं। यहाँ पे डज नॉट नहीं, ठीक है, यहाँ पे अटैक आएगा, द इम्यून सिस्टम अटैक सेल्फ सेल्स, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे सेल्स को वो अटैक नहीं करते हैं, बट ऑटो इम्यून डिजीज के केसेस में क्या होता है, जो हमारे एंटीबॉडीज है वो हमारे खुद के सेल्स के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है और हमारे सेल्स पे अटैक करते हैं। सो द अटैक कैन बी डायरेक्टेड इधर अगेंस्ट अ वेरी स्पेसिफिक टिश्यू और टू अ लार्ज नंबर ऑफ टिश्यू। तो जो ये अटैक हो रहा है हमारे खुद के सेल्स पे, या तो वो एक स्पेसिफिक टिश्यू के अगेंस्ट होगा या तो बहुत सारे टिश्यूज हैं जिसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टमिक या डिस्पर्स बोलेंगे, ठीक है। तो अगर बहुत सारे टिश्यूज के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज है वो डेवलप हो रहे हैं तो हमारे बहुत सारे टिश्यूज को वो इंजरी पहुंचाएगा, डिफरेंट टिश्यूज को इंजरी पहुंचाएगा। या अगर वो एक पर्टिकुलर टिश्यू के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी या इम्यूनिटी शो कर रहा है तो एक पर्टिकुलर टिश्यू पे ही वो इफेक्ट होता है। ओके, सो वंस स्टार्टेड ऑटो इम्यून डिजीज आर हार्ड टू स्टॉप, ठीक है। एक बार अगर स्टार्ट हो गया हमारे बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी तो उनको रोक पाना मुश्किल होता है हमारे बॉडी के लिए। ओके, सो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ऑटो इम्यूनिटी क्यों डेवलप होती है और ये ऑटो इम्यून डिजीज क्यों होती है। जो हमने ऑलरेडी कहा था कि हिडन एंटीजेंस, तो उसके वजह से डेवलप हो जाता है। जैसे कि लेंस में हमने कहा, डिस्कस किया था, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्पर्म में एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। थायरोग्लोबिन में जो हमारे थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो नॉर्मली वो हिडन एंटीजेंस रहते हैं, बट कभी कभार वो एक्सपोज हो जाते हैं तो उस टाइम पे हमारे बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं। या न्यू एंटीजन, जैसे कि अल्टर्ड मॉडिफाइड एंटीजन अगर हमारे बॉडी में फॉर्म होता है बाई सम फिजिकल या कोई माइक्रोबियल एजेंट की वजह से या कोई केमिकल एजेंट की वजह से, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। सिसेशन ऑफ टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस अगर हमारे बॉडी, हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम खुद के सेल्स के अगेंस्ट टॉलरेंस नहीं दिखाएगा तो उस टाइम पे ये ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। ओके, क्रॉस रिएक्टिंग एंटीजेंस ये भी हमने डिस्कस किया है। ओके, लॉस ऑफ इम्यूनो रेगुलेशन, अगर ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो हम मेनली अब ऑटो इम्यून डिजीज पे जाएंगे। तो ऑटो इम्यून डिजीज में आपको पता है कि ऑटो इम्यून डिजीज को मेनली क्लासिफाई किया जाता है किसमें? तीन ग्रुप्स में, ठीक है। तो ये किसके बेसिस पे इन तीन ग्रुप को उनके एरिया के हिसाब से उन्होंने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। एक तो है हिमोलिटिक ऑटो इम्यून डिजीज जो मेनली हमारे हीमोग्लोबिन पे अटैक करता है, ठीक है। लोकलाइज्ड, एक पर्टिकुलर टिश्यू पे अगर वो अटैक करता होगा या एक पर्टिकुलर जगह पे अगर वो ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है तो उसको लोकलाइज बोलेंगे। या सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज जो मतलब
बहुत सारी जगहों पे अगर डेवलप हो रही होगी इम्यूनिटी, तो उसको हम सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। तो इसको दो ग्रुप्स में और डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि एक है ह्यूमरल एसोसिएटेड इम्यून, ह्यूमरल एसोसिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, और दूसरा है सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज, सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज। तो ह्यूमरल में आपको पता है एंटीबॉडीज पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर हम सेल मीडिएटेड की बात करेंगे तो वहां पे मेनली जो साइटोटॉक्सिक सी सेल है, या जो टी सेल्स है, टी हेल्पर सेल्स है, या जो मैक्रोफेज है, ये जो सेल्स हैं वो इस टाइप की इम्यूनिटी डेवलप करती है। ठीक है, टी सेल्स है, मैक्रोफेजेस है। तो अगर इनके वजह से हमारे सेल को इंजरी हो रही है तो उनको हम सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। अगर एंटीबॉडी की वजह से ऑप्सोनाइजेशन हो रहा है या कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, तो उस टाइप की डिजीज को हम ह्यूमरल एसोसिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। अगर हम वो करेंगे, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, इनको क्लासिफाई करेंगे, तो ह्यूमरल एसोसिएटेड डिजीज में मेनली कौन सा आता है, दैट इज ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, हिमोलिटिक एनीमिया, ये आता है किसमें, ह्यूमरल में। ओके, अगर हम दूसरा और एक एग्जांपल लेंगे तो इसी में गुड पेस्चर सिंड्रोम, गुड पेस्चर सिंड्रोम, इसी में र्यूमेटिक फीवर, र्यूमेटिक फीवर ये इसमें आता है। देन एसएलई, ठीक है, दैट इज सिस्टमिक ल्यूपस इराइथीमेटोसस। ठीक है, तो इसको मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, सिस्टमिक ल्यूपस इराइथी इराइथीमेटोसस। ओके, इसी में आता है मेस्थेनियस ग्रेविस, मेस्थेनियस ग्रेविस। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। या इसी में आता है ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज। ओके, एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज। ओके, देन इसी में आता है होशिमोटो डिजीज, होशिमोटो डिजीज। तो ये जो जितने भी डिजीज मैंने अभी लिखे वो सब किस में आते हैं, ह्यूमरल में आते हैं। और अगर हम टी सेल मीडिएटेड या सेल मीडिएटेड अगर हम ऑटोइम्यून डिजीज की बात करेंगे तो इसमें आता है रिमेटॉइड, रिमोटाइड, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस ये आता है किसमें, इस सेल मीडिएटेड में। और इसी में आता है आईडीडीएम, आईडीडीएम दैट इज टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ओके, इसी में आता है मल्टीपल सेक्युलोसिस, मल्टीपल सेक्युलोसिस। और इसी में आता है रिएक्टिव अर्थराइटिस, रिएक्टिव अर्थराइटिस। ओके, रिएक्टिव अर्थराइटिस जिसमें मेनली आता है एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। ठीक है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, और रेटर डिजीज, REITERS, रेटर्स डिजीज। तो ये जो डिजीज है जितने भी मैंने व्हाइट में लिखे हैं, दीज आर सेल मीडिएटेड, इसमें जो सेल्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे जो मैंने जितने भी लिखे, दे नीड एंटी
बॉडीज। ओके, तो यहाँ पे एंटीबॉडीज की वजह से ये सारे होते हैं, और ये सेल मीडिएटेड की वजह से ये सारे डिजीजेस डेवलप होते हैं। ओके, तो ये हो गया किसके बेसिस पे? ये हो गया मेनली एंटीबॉडीज ऑटोइम्यून डिजीज का कॉज कर रहे हैं, या जो सेल है वो ऑटोइम्यून डिजीज कॉज कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको अलग तरीके से इन्होंने क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो एक है ह्यूमोलिटिक ऑटोइम्यून डिजीज, फिर दूसरा है लोकलाइज ऑटोइम्यून डिजीज, और तीसरा है दैट इज द सिस्टिक ऑटोइम्यून सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज। ओके, तो सबसे पहले है हीमोलिटिक ऑटोइम्यून डिजीज। तो हीमोलिटिक ऑटोइम्यून डिजीज क्या होता है? क्लिनिकल डिसऑर्डर ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। ओके, तो मेनली ये क्लिनिकल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो ब्लड कंपोनेंट्स है, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, उनका क्या होता है, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म अगेंस्ट वंस ओन आरबीसीज, प्लेटिलेट्स और ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो हिमोलिटिक ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है, एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं किसके लिए? मेनली हमारे आरबीसी के लिए, आरबीसी के लिए, या हमारे प्लेटलेट्स के लिए, या ल्यूकोसाइट्स के लिए। ओके, तो इनके अगेंस्ट क्या होगा, एंटीबॉडीज यहाँ पे डेवलप होंगे, जो उनके साथ जाके बाइंड होके इनका डिस्ट्रक्शन कर देगा। ओके, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, autoimmune hemolytic anemia, in which autoantibodies against RBC are produced and destroy RBC by two mechanisms. तो यहाँ पे RBC दो mechanism से destroy होता है. One involves the activation of complement cascade and lysis by the opsonization of RBC facilitated by antibody and C3b component of complement type second hypersensitivity. तो ये जो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा है वो दो तरीकों से होता है इस हिमोलिटिक एनीमिया में। ठीक है, तो जो पहला तरीका है वो क्या है, इसमें जो एक्टिवेशन होता है किसका, कंप्लीमेंट कैस्केड का, एंड लिसिस ऑफ आरबीसी। सिंपली कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होगा, कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा और आरबीसी का लिसिस हो जाता है। और दूसरा जो है वो होता है द रिलीज हीमोग्लोबिन में अपीयर इन द यूरिन, जिसको हम हीमोग्लोबिन यूरिया बोलते हैं। द सेकंड इज द ऑप्सोनाइजेशन ऑफ आरबीसी फैसिलिटेटेड बाय एंटीबॉडी एंड C3b कंपोनेंट। दूसरा है ऑप्सोनाइजेशन से, दैट इज फेगोसाइटोसिस से। ठीक है, तो ऑप्सोनाइजेशन होता है किसका, आरबीसी का। ठीक है, तो कौन इसको ऑप्सोनाइज करता है, एक तो करता है दैट इज द एंटीबॉडी, और दूसरा C3b कंपोनेंट। एंटीबॉडी प्लस C3b जो कंप्लीमेंट सिस्टम का कंपोनेंट है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ऑप्सोनाइजेशन करता है, दैट इज आरबीसी को, आरबीसी का क्या होगा, फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। ओके, एंड द आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड अंडर द सेल। ठीक है, तो यहाँ पे फेगोसाइटोसिस होगा और आरबीसी का लिसिस हो जाएगा। तो इन दो तरीकों से, एक या तो कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा और डायरेक्टली सेल का लिसिस होगा, या दूसरा ऑप्सोनाइजेशन के थ्रू क्या होगा, आरबीसी का लिसिस होगा। ओके, तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि हिमोलिटिक एनीमिया, जिसमें मेनली आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। दूसरा है ल्यूकोपीनिया, इसमें मेनली ल्यूकोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन होता है एंटीबॉडी से या कंप्लीमेंट सिस्टम से। तीसरा है थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, जिसमें जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स का डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि इस प्लेटिलेट्स के अगेंस्ट क्या होगा, एंटीबॉडी डेवलप्स होंगे, तो ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इस प्लेटिलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, सो दीज आर द हिमोलिटिक ऑटोइम्यून डिजीजेस। ओके, फिर दूसरा है लोकलाइज्ड ऑटोइम्यून डिजीज और ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर जगह पे ही टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन होता है या टिश्यूज को इंजरी होती है। ठीक है, तो पूरे बॉडी में नहीं फैलता, एक पर्टिकुलर जगह पे ये
जो ऑटोइम्यून डिजीज है वो पाया जाता है। सो अ पर्टिकुलर ऑर्गन इज अफेक्टेड ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडीज। एक पर्टिकुलर ऑर्गन क्या होता है, इफेक्ट होता है बाय ऑटो इम्यूनिटीज, ऑटो एंटीबॉडीज। तो ऑटो एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ का इसका एग्जांपल है दैट इज थायरो thyroiditis attacks the thyroid, multiple sclerosis, ठीक है, attacks myelin coating of nerve axons, then myasthenia gravis attacks nerve muscles junction, juvenile diabetes or type 1 diabetes mellitus in which the insulin producing cells, that is the beta cells, are destroyed. ओके, जो बीटा सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है किसके, इस लोकलाइज ऑटो इम्यून डिजीज के। देन उसके बाद जो थर्ड है दैट इज द सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज और नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, सिस्टमिक मींस जो एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं होता है, वो बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है। दैट इज नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे या जगह पे नहीं होगा वो, डिस्पर्स भी हम बोल सकते हैं उसको, या हम उसको दूसरा एक नाम भी दे सकते हैं दैट इज द डिफ्यूज। ठीक है, डिफ्यूज भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, इम्यून कम्प्लेक्स एक्यूमुलेट इन मेनी टिश्यूज एंड कॉज इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज। तो जो इम्यून कम्प्लेक्स है, जो इम्यून एंटीजन कम्प्लेक्स है, वो बहुत सारे टिश्यूज पे क्या होंगे, वो डेवलप होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, एंड कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज। जो हमारे टिश्यूज को क्या होगा, डैमेज होगा और वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, अफेक्ट्स मेनी ऑर्गन्स और द होल बॉडी। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्टेड होंगे, ठीक है, इस ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, या पूरी बॉडी भी अफेक्टेड हो सकती है। बट जो लोकलाइज था उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गन ही क्या होता था, इंजर्ड या अफेक्ट होता था। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स है जैसे कि SLP, SLE, दैट इज द सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस। ठीक है, विच हार्म्स द किडनी, किडनी को हार्म होता है इस केस में, हार्ट को हार्म होता है, ब्रेन को हार्म होता है, ठीक है, लंग्स को हार्म होता है, एंड स्किन को भी इंजरी हो सकती है इसमें, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस में। देन उसके बाद है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, एंटी इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडीज यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पे जॉइंट्स में, हार्ट्स में, लंग्स में, नर्वस सिस्टम, यहाँ पे हर जगह जो टिश्यूज है वो इंजरी, उनको इंजरी पहुंचती है या वो डिस्ट्रॉय होते हैं। दूसरा है, तीसरा है र्यूमेटिक फैक्टर, जिसमें क्या होता है, क्रॉस रिएक्शन बिटवीन एंटीबॉडीज टू स्ट्रेप्टोकोकस एंड ऑटो एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे जो क्या होता है, क्रॉस रिएक्शन होता है किसके बीच में, जो स्ट्रेप्टोकोकस के लिए जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं और जो ऑटो एंटीबॉडीज है उनके बीच में क्रॉस रिएक्शन होता है, जिससे वो अपने सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, सो दिस इज द थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज द सिस्टमिक या ऑटो इम्यून डिजीज या नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज। ओके, तो अब हम क्या करके देखेंगे। तो जो फर्स्ट वाला है दैट इज द ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो, एनीमिया मींस हिमोलिटिक एनीमिया, दैट इज जो हमारा आरबीसी है उसका डिस्ट्रक्शन होगा। ओके, so lysis of RBC is due to the production of auto antibodies against the RBC antigen। तो इस ऑटो इम्यूनिटी या जिसको हम क्या बोलेंगे हिमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है, जो हमारा आरबीसी है इट गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया। ओके, कैसे डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि इस आरबीसी के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एंटीजन है, क्योंकि आपको पता है आरबीसी के ऊपर बहुत सारे एंटीजन रहते हैं, मेजर एंटीजन रहते हैं, माइनर एंटीजन रहते हैं। जैसे कि एक एंटीजन आपको पता है फॉर एग्जांपल RH फैक्टर है। ठीक है, दूसरा आपको पता है ए, ए अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसके ऊपर ए एंटीजन होता है। सो ए एंटीजन इज अ मेजर एंटीजन, और जो RH है इज ए माइनर एंटीजन, माइनर एंटीजन। ऐसे बहुत सारे एंटीजन हमारे सेल के आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो अगर इन आरबीसी के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, तो वो एंटीबॉडीज क्या करता है, हमारे सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अगर एंटीबॉडीज इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए प्रोड्यूस हो रहा होगा,
या नॉर्मली हमारे सेल्स आरबीसी अगर नॉर्मल सेल होगा तो या नॉर्मल इम्यून सिस्टम होगा तो इन एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होता है, और वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस भी होंगे तो इसके साथ बाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, ऑटो एंटीबॉडी जिसको कहते हैं। और ये ऑटो एंटीबॉडी क्या कर रहा है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आपको पता है आरबीसी का जो हाफ लाइफ है दैट इज 21 days। ओके, तो जो अनीमिया है उसका जो हाफ लाइफ है कितना होता है, दैट इज द लेस देन 7 days। ओके, हाफ लाइफ की बात करें हम, सो इट इज कॉज्ड बाय सेकेंडरी इन्फेक्शंस और ड्रग थेरेपी जैसे कि पेंसिलिन या एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स लाइक मिथाइलोडोपा रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। तो ये जो ऑटो इम्यूनिटी है, मेनली हिमोलिटिक एनीमिया, वो कैसे डेवलप होता है, ठीक है, तो ये डेवलप होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन से। जैसे कि अगर हम उसको कोई ड्रग थेरेपी देंगे जैसे कि पेंसिलिन या एंटी हाइपर सेंसिटिव एजेंट जैसे कि मिथाइलोडोपा है, तो अगर ये हम इंजेक्ट करेंगे हमारे बॉडी में तो उसकी वजह से जो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजेंस है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, और वो एंटीजेंस को अब हमारे एंटीबॉडीज एज ए फॉरेन एंटीजन कंसिडर करते हैं। ओके, सो ये जो हिमोलिटिक एनीमिया है इट्स ए एंटीबॉडी मीडिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे जो सेल्स है या कौन सा कंपोनेंट है जो इम्यूनिटी डेवलप करता है, दैट इज द एंटीबॉडी। ओके, सो दो क्लास ऑफ एंटीबॉडी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन एम और इम्यूनोग्लोबिन जी। सो इम्यूनोग्लोबिन एम को हम क्या बोलते हैं, कोल एग्लूटिन भी बोलते हैं, और इम्यूनोग्लोबिन जी को हम वार्म एग्लूटिन भी बोलते हैं। तो जो ये आईजीएम है वो मेनली कब एक्टिवेट होगा, इट एक्टिवेट 4 डिग्री सेंटीग्रेड बट नॉट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और इम्यूनोग्लोबिन जी एक्टिवेट होता है कहाँ पे, मेनली दे आर एक्टिव ऑन द 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नॉट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये एंटीबॉडीज मेनली आरबीसी के डिस्ट्रक्शन में ये इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये हो गया हिमोलिटिक एनीमिया। उसके बाद दूसरा है दैट इज द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जब हमारे प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो उस टाइम पे ये कंडीशन डेवलप हो जाएगा, दैट इज अ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज अगेन एक हिमोलिटिक एक क्या बोलते हैं उसको, हिमोलिटिक ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है। तो दिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो ब्लड प्लेटलेट। तो क्या होगा, आपके ब्लड में जो प्लेटलेट का कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी, मेनली इम्यूनोग्लोबिन जी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्लेटलेट्स हैं उनके अगेंस्ट एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, दैट इज द इम्यूनोग्लोबिन जी। तो ये इम्यूनोग्लोबिन जी क्या करता है, इस प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे देखो, एन इंटरेक्शन ऑफ एंटीबॉडी विद बाउंड ड्रग और न्यू एंटीजन causes intravascular agglutination of platelets and can be eliminated by phagocytic cells, ठीक है। तो क्या होगा, जो प्लेटलेट्स है उनका एग्लूटिनेशन हो जाता है, ठीक है। जब इनका एग्लूटिनेशन हो जाएगा तो these agglutinated platelets are removed by phagocytic cells। तो phagocytic cells इस एग्लूटिनेट किसको, एंटीजन एंटीबॉडी को क्या करेगा, इसको यहाँ से हमारे सर्कुलेशन में से क्लियर कर देगा। ओके, तो ये भी क्या है, ये जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है वो भी क्या है, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी डिपेंडेंट है। क्या है, इट इज ऑल्सो ए एंटीबॉडी मीडिएटेड ऑटोइम्यून डिजीज, जिसमें जो प्लेटलेट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। या प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो उनका काउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो कम हो जाता है। तो आपके बॉडी में प्लेटलेट्स क्या होंगे, कम होंगे। ओके, तो वैसे ही और एक डिजीज हमने डिस्कस किया था, दैट इज ल्यूकोपीनिया, ठीक है। तो उसमें जो ल्यूकोसाइट्स है उनका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, उनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। ओके, तो तीसरा है दैट इज द ग्रेव डिजीज, या जिसको एंटी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन
भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो इस केस में, तो ग्रेव डिजीज में क्या होता है, ग्रेव डिजीज में जिसको थायरोटॉक्सिस भी बोलते हैं, ग्रेव डिजीज को थायरोटॉक्सिस भी बोलते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस भी इसको कहा जाता है। सो ये जो डिजीज है, इन दिस डिजीज एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट अ हार्मोन रिसेप्टर में एक्टिवेट द रिसेप्टर रेदर देन इंटरफियर विद इट्स एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है, देखो ये थायराइड हार्मोन रिसेप्टर है, कौन सा, ये वाला, दिस इज अ थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, दिस इज थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, टीएसएच रिसेप्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी जाके इस टीएसएच रिसेप्टर्स पे, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो जाता है। तो इसके बाइंडिंग से क्या होता है, इसके बाइंडिंग से ये जो रिसेप्टर्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। नॉर्मली हमने क्या देखा था कि एंटीजन के अगेंस्ट जैसे ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे तो वो उस सेल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एंटीबॉडी है वो इस एंटीजन के साथ बाइंड होके, एंटीजन कौन सा है, दैट इज द टीएसएच रिसेप्टर, इसके साथ बाइंड होके इसको एक्टिवेट करता है। नॉर्मली इसके एक्टिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन चाहिए होता है, बट यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के एब्सेंस में भी ये क्या रह रहे हैं, इनका एक्टिवेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसके एक्टिवेशन से क्या होता है, इनके एक्टिवेशन से वो क्या करते हैं, जो थायराइड सेल्स हैं उनको थायराइड जो थायराइड हॉर्मोन्स है वो प्रोड्यूस करने पे उनको मजबूर कर देता है। ओके, सो तो ये जो सेल्स हैं थायराइड सेल्स, वो क्या करेगा, दे प्रोड्यूस थायराइड हॉर्मोन्स। तो नॉर्मली देखो ये एक रेगुलेटेड मैनर में क्या हो रहा है, एक रेगुलेटेड मैनर में थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एक क्या बोलते हैं उसको, एक मिनिमम अमाउंट में थायराइड हार्मोन जितना हमारे बॉडी को चाहिए उतना प्रोड्यूस हो रहा है। बट यहाँ पे देखो लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मोन्स आर प्रोड्यूस, यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं अनरेगुलेटेड ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। ये रेगुलेटेड है, यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, अनरेगुलेटेड ओवर प्रोडक्शन किसका, थायराइड हार्मोन का हो रहा है। ओके, सो ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पे ये जो डिजीज है वो डेवलप होता है, उसमें क्या होगा, पेशेंट्स डेवलप एंटीबॉडी यूजुअली इम्यूनोग्लोबिन जी, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है, दैट इज द इम्यूनोग्लोबिन जी। तो इम्यूनोग्लोबिन जी आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द थायराइड सेल रिसेप्टर, ये जो थायराइड सेल रिसेप्टर है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किसके लिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए। ये देखो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो ये एब्सेंट भी होगा, तो ये जो हमारा एंटीबॉडी है इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होके इस रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। ओके, सो द इंटरेक्शन ऑफ दीज एंटीबॉडीज विथ the receptor activates the cell in a manner similar to activation by TSH। तो ये जो एंटीबॉडी यहाँ पे बाइंड होगा, तो जैसे ये हार्मोन इसको एक्टिवेट करता था उसी मैनर में ये हमारा एंटीबॉडी इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, जो नॉर्मली टीएसएच करता था, अब ये काम कौन कर रहा है, हमारा एंटीबॉडी दैट इज इम्यूनोग्लोबिन जी इसको एक्टिवेट कर रहा है। सो द लॉन्ग लास्टिंग स्टिमुलेशन बाय दीज एंटीबॉडी कॉज हाइपरथायराइडिज्म ड्यू टू कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो इससे क्या होता है, इससे थायराइड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जब थायराइड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो कौन सा डिजीज डेवलप होता है, दैट इज द हाइपर थायराइडिज्म, हाइपर थायराइडिज्म, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर ह्यूमन में या उस पर्टिकुलर पर्सन में क्या होगा, थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ने से क्या होता है, उसमें थायराइडिज्म डेवलप होगा। ओके, सो द एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द रिसेप्टर फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमने ऑलरेडी कहा, दिस एंटीबॉडी इज कॉल्ड एज लॉन्ग एक्टिवेटिंग थायराइड, ठीक है, स्टिमुलेटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग एक्टिवेटिंग थायराइड स्टिमुलेटर, लॉन्ग एक्टिंग, क्योंकि जो थायराइड
स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट ये जो लैट्स है वो कंटिन्यूअसली आपके रिसेप्टर्स को, हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके रखता है, ओके, लंबे समय के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होगा वहां पे। सो प्राइमरी कॉज क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट मोर थायराइड हार्मोन, जिससे क्या होगा, हाइपर थायराइडिज्म होगा, रिजल्टिंग इन एक्सोप्थेल्मस, बल्जिंग आइज एंड ग्वाइटर। तो ये जो कंडीशंस है वो डेवलप होता है, ओके, दैट इज एक्सोप्थेल्मस, जो आपके आई से वो बाहर आ जाते हैं, या बल्जिंग आइज, या हम सिंपली बोल सकते हैं जो थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड है उसका क्या हो जाता है, उनका स्वेलिंग हो जाता है, ओके। अब इस नेक्स्ट डायग्राम में आप उसका डायग्राम देख लो, इसमें डायग्राम नहीं है, ओके। स्टिल यही है कि एक्सोप्थेल्मस, अब देखना एक्सोप्थेल्मस क्या होता है, जो आंखें हैं वो बाहर आ जाती है, ठीक है। सेम यहाँ पे है बल्जिंग आइज, ऐसे सूजी हुई आइज आपको देखने को मिलेगी। और जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल अप हो जाता है, ठीक है, और वो ग्वाइटर फॉर्म करता है, ओके। सो दिस इज द सम सिम्टम्स ऑफ द थायरोटॉक्सिकोसिस, या जिसको हम ग्रेव डिजीज बोलते हैं। तो ये भी क्या है, जो ग्रेव डिजीज है, दिस इज ऑल्सो एंटीबॉडी मीडिएटेड। तो एंटीबॉडी ये जो ग्रेव डिजीज है वो डेवलप करता है, ओके। देन नेक्स्ट है, दैट इज द एडिसन डिजीज, ओके। सो एडिसन डिजीज में क्या होता है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एड्रिनल ग्लैंड। तो एडिसन डिजीज में क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है किसके अगेंस्ट, एड्रिनल ग्लैंड के अगेंस्ट। तो यहाँ पे देखो, इट इज ड्यू टू adrenocortical damage and hence insufficient secretion of adrenal hormone। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, जो मेनली एड्रिनल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उनके अगेंस्ट क्या होगा, उनको डैमेज होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और एड्रिनल हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम हो जाएगा, ओके। सो द टिश्यू जो डैमेज यहाँ पे होता है, इट इज कॉज्ड बाय द ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट जोना ग्लोमेरुलोसा सेल्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो हम जब हम देखते हैं डायग्राम इस तरीके से, जब हम एड्रिनल ग्लैंड बनाते हैं, तो जो कॉर्टेक्स है उसमें क्या रहता है, मेनली अलग अलग जोन रहता है, जैसे कि जोना ग्लोमेरुलोसा रहता है, देन जोना रेटिकुलरिस रहता है, इस तरीके से जोन्स रहते हैं। तो उसमें से एक जोन का नाम क्या है, दैट इज द जोना ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो वो जो जोना ग्लोमेरुलस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके सेल्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या डैमेज हो जाएंगे, कॉज्ड बाय द एंटीबॉडीज, ठीक है। तो एंटीबॉडीज इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, डैमेज कर देगा। जब ये डैमेज हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड्स का, एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स जोन का, जोना ग्लोमेरुलसा, तो जो एड्रिनल हॉर्मोन्स है, एड्रिनल हॉर्मोन, उनका प्रोडक्शन रुक जाएगा। मेन जैसे कि कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, एल्डोस्टेरोन। तो ये जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे, ओके। तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ एडिसन डिजीज। देन नेक्स्ट है मैस्थेनियस ग्रेविस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है ऑटो इम्यून का, ठीक है। सो इट इज कॉज्ड बाय ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट मसल एंटीजन एंड एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीजन, ओके। तो ये मेनली किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे भी एंटीबॉडी ही पार्टिसिपेट करता है। तो एंटीबॉडी यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, और वो एंटीबॉडी मेनली किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होंगे, दे आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, और मेनली जो मसल एंटीजेंस हैं उसके अगेंस्ट ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके मैस्थेनियस ग्रेविस में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो मैस्थेनियस ग्रेविस में जो एंटीबॉडीज हैं वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, कहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, लाइक ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये हमारा मसल्स है, और दिस इज साइनेप्स, आप सबको पता है। तो यहाँ से वेसिकल्स फॉर्म होते हैं, और एस्टाइल कोलिन यहाँ पे रिलीज होता है, और एस्टाइल कोलिन यहाँ पे रिलीज होगा तो यहाँ पे रिसेप्टर्स भी होंगे,
इस तरीके से रिसेप्टर्स होते हैं मसल्स के पास। तो ये जो एस्टाइल कोलिन है वो जाके यहाँ पे बाइंड होगा। जब यहाँ पे बाइंड होगा तो सोडियम जो चैनल से ओपन होंगे, और जो सोडियम यहाँ प्रेजेंट होता है, सोडियम सेल के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है। ओके, तो यहाँ पे जो मर्थेनियस ग्रेविस जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं किसके अगेंस्ट, ये जो रिसेप्टर है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं। तो इन मिस्थेनियस ग्रेविस ये जो हमारे रिसेप्टर्स है वो एंटीजन का काम करते हैं, और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे। कहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। दीज आर द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन्स और मसल्स के जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो द ऑटो एंटीबॉडी जो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, इट ब्लॉक्स बाइंडिंग ऑफ एंटीजन या binding of acetylcholine to the receptor. This inhibits the nerve impulse from being transmitted across the neuromuscular junction, resulting in severe muscle weakness manifested by difficulty in chewing, swallowing, and breathing, and eventually death from respiratory failure. ठीक है, तो ये जो एसिटाइलकोलिन जब यहाँ पे रिलीज होता है, तो ये नॉर्मली इसके साथ बाइंड होता है, किसके साथ, इस रिसेप्टर के साथ। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं वो जाके यहाँ बाइंड हो जाएंगे। ये देखो इस तरीके से बाइंड हो गए, रिसेप्टर्स पे बाइंड हो गए। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा दिखाऊंगा तो इस तरीके से दिखाता हूँ, रुको। तो दीज आर द एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स है एस्टाइल कोलिन। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे। तो देखो एंटीबॉडी यहाँ प्रोड्यूस हो गए, तो ये जो रिसेप्टर्स है दे आर कवर्ड बाय दिस एंटीबॉडी। तो यहाँ पे एस्टाइल कोलिन प्रेजेंट है, ये यहाँ पे एस्टाइल कोलिन प्रेजेंट है। तो एस्टाइल कोलिन यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा, नॉर्मली वो इस रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं एस्टाइल कोलिन, एस्टाइल कोलिन। तो अब वो इस रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पाएंगे। जब यहाँ पे बाइंड नहीं होगा तो क्या हमको देखने को मिलेगा, जो प्रॉपर एक न्यूरॉन से जो सिग्नल आता है कि मसल कंट्रैक्शन करना है, तो जो मसल कंट्रैक्शन है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, मसल कंट्रैक्शन स्लो हो जाता है, मसल वीकनेस वहां पे देखने को मिलती है इस कंडीशन में, मसल वीकनेस। ठीक है, जिसकी वजह से च्यूइंग, स्वेलोइंग, वो सब क्या हो जाता है, वो डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, और कभी कभार रेस्पायरेटरी, क्योंकि रेस्पायरेशन भी मसल्स की वजह से होता है, जो रेस्पायरेशन भी क्या हो जाती है, रुक जाती है, और इस रेस्पिरेशन जब रुक जाएगी तो उसकी इवेंचुअली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ओके, तो मेनली ये जो मेसेनियस ग्रेविस है, इट अफेक्ट्स इंडिविजुअल बाय एनी एज, कोई भी एज का जो इंडिविजुअल है उसको अफेक्ट कर सकता है। बट द पीक इंसिडेंस इज वुमेन इन दियर लेट ट्वेंटीज। ठीक है, वुमेन्स की हम बात करेंगे तो लेट ट्वेंटीज में, दैट इज 25, 29, 28 के अगेंस्ट उनमें ये चीज डेवलप होगी। और मेंस में 50 या 50 या 60 साल के बाद ये जो डिजीज है वो डेवलप हो सकता है। ओके, सो द फीमेल टू मेल रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली 3:1, तो फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मेल। तो आपने आपको अमिताभ बच्चन का पता है, तो अमिताभ बच्चन को आप थोड़ा सा गौर से देखना, उसको जो आंखें खोलने और बंद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो वो बहुत स्लो आंखें खोलता है, आंखें आंखें बंद करता है, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम मेस्थेनियस ग्रेविस। ओके, देन नेक्स्ट है दैट इज द सिस्टमिक ल्यूपस इराइथीमेटोसस। ठीक है, SLE, विच इज अ सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ स्किन डिजीज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटी न्यूक्लियर फैक्टर और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ पहले। तो इस डायग्राम में आप देखो, दिस इज द ग्रेव डिजीज। तो इसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मस। ठीक है, एक्सोप्थेल्मिक या बल्जिंग आइज इसको बोलेंगे। ठीक है, देखो ऐसे कैसे आंखें बाहर आ रही है, और दिस इज द ग्वाइटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द ग्वाइटर। तो ये कंडीशन डेवलप होती है किसमें, ग्रेव डिजीज
पेशेंट में। ओके, देन उसके बाद हमने कहा था मेस्थेनियस ग्रेविस। तो मेस्थेनियस ग्रेविस में आप इसमें देख सकते हैं, ये देखो दीज आर द नॉर्मल आइज, ठीक है, ये नॉर्मल आइज है। और यहाँ पे देखो इसकी एक आंखें खुली है, ठीक है, ये तो प्रॉपर यहाँ पे ब्लिंकिंग होती है, बट यहाँ पे ये जो दूसरा आंखें ब्लिंक कर रहा है तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको मसल वीकनेस देखने को मिल रही है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेस्थेनियस ग्रेविस। ओके, देन जो नेक्स्ट है दैट इज द सिस्टमिक ल्यूपस इराइथीमेटोसस। ओके, तो इसमें क्या होता है देखो, it is a skin disease due to the production of anti-nuclear factor और anti-nuclear auto antibody, ठीक है। तो ये जो सिस्टमिक ल्यूपस इराइथ्रीमेटोसस है, इट्स अ टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ओके, सो द अफेक्टेड टिश्यूज आर स्किन। जो अफेक्टेड टिश्यूज है मेनली इसमें वो क्या है, स्किन है, स्किन अफेक्टेड रहता है। ओके, देन वेस्क्यूलेचर्स, जो वेसल्स हैं, वेस्क्यूलेचर्स, या इसमें आता है दैट इज मसल ज्वाइंट्स एंड किडनी, मसल ज्वाइंट्स एंड किडनीज, ठीक है। दैट इज सेवरल बॉडी साइट्स आर साइमल्टेनियसली अफेक्टेड। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो हमारे बॉडी टिश्यूज हैं या जो बॉडी पार्ट्स है वो इसमें इन्वॉल्व है, मीन्स वो डैमेज हो रहे हैं। ओके, so the patients have a variety of antibodies against nucleic acid, chromosomal protein, intracytoplasmic constituent, thyroid, RBC, platelets, lymphocyte, clotting factors and neuronal cells, ठीक है। तो बहुत सारे एंटीबॉडीज यहाँ प्रोड्यूस होंगे इस केस में, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस में, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे। ओके, देन क्रोमोसोमल प्रोटीन के अगेंस्ट यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, क्रोमोसोमल प्रोटीन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। थायराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, आरबीसी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, प्लेटिलेट्स के अगेंस्ट यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे। ओके, उसी तरीके से लिम्फोसाइट्स हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे, और क्लोटिंग फैक्टर्स है और प्लेटलेट्स हैं एंड न्यूरोनल सेल्स है, उनके अगेंस्ट क्या होगा, यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। ओके, सो यहाँ पे देखो, तो सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटोसिस में क्या होता है, जो ये एंटी न्यूक्लियर फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, तो अगर हम स्किन की बात करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे हमने कहा ऑलरेडी बहुत सारे टिश्यूज को इफेक्ट करता है, तो उसमें से अगर हम स्किन का एग्जांपल लेंगे तो स्किन के केस में यहाँ पे एंटी न्यूक्लियर फैक्टर प्रोड्यूस होता है। ओके, सो दी एंटी न्यूक्लियर फैक्टर या एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी क्या करता है, इट रिएक्ट्स विद द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूक्लाई इन द नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ सेल्स एंड फॉर्म इम्यून कॉम्प्लेक्सेस व्हिच कॉजेस द टिश्यू डैमेज। तो क्या होता है, नॉर्मली जो नॉर्मल जो सेल्स ब्रेकडाउन होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो सेल्स जब ब्रेकडाउन हो जाएंगे या उनका वेयरिंग या टेयरिंग हो जाता है, तो उस टाइम पे जो न्यूक्लियाई है उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स बाहर रिलीज हो जाते हैं और उस प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट इम्यूनो कम्प्लेक्सेस डेवलप हो जाते हैं, तो उस इम्यून कम्प्लेक्स से जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाता है। ओके, सो इन दिस पेशेंट द lupus erythematosus a mature neutrophil appears in the blood and bone marrow। तो इस केस में क्या होता है, एक मेच्योर न्यूट्रोफिल ब्लड में अपीयर हो जाता है और बोन में अपीयर हो जाता है। ओके, सो फंक्शन क्या है, मेनली फेगोसाइटोसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एएनएफ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एंटीबॉडीज है या जो न्यूट्रोफिल है वो क्या करता है, फेगोसाइटोसिस कराता है किसका, मेनली जो एएनएफ है, दैट इज द एंटी न्यूक्लियर फैक्टर का। ओके, सॉरी, फेगोसाइटोसिस ऑफ द टिश्यू इन प्रेजेंस ऑफ एएनएफ। एएनएफ के प्रेजेंस में क्या होगा, सेल्स का फेगोसाइटोसिस होगा। तो ये डायग्राम एक एग्जांपल है किसका,
SLE का सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसस। तो इसमें जब हमने कहा कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं जिसको हम LE सेल्स कहते हैं विच इज ए मैच्योर न्यूट्रोफिल, तो वो जो सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करता है बाय फेगोसाइटोसिस विद द हेल्प ऑफ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी के हेल्प से वो क्या करता है, वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो एसएलई को कभी कभार रेड वॉल्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो रेड वॉल्व मींस क्योंकि इससे जो चीक से उस पे एक रेडिश फेशियल रैश डेवलप हो जाता है विच इज अ फ्रीक्वेंट अर्ली सिम्टम। तो जब भी एसएलई होगा किसी को तो उसके फेस पे इस तरीके से रेडिश जो मार्क है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये एक अर्ली सिम्टम है जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उस बंदे को सिस्टमिक ल्यूपस इराइथ्रीमेटोसस हुआ है। ओके, तो ये जो डिजीज है इट्स तो नॉर्मली हम उसको रेड वॉल्व से ज्यादा सिस्टमिक बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट पहुंचाता है एंड ऑल्सो कॉज फीवर। ठीक है, जैसे कि फीवर कराता है, ज्वाइंट पेन कराता है और कभी कभार जो सीएनएस है उसको भी डैमेज पहुंचाता है क्योंकि बहुत सारे सेल्स के अगेंस्ट जो हमने ऑलरेडी कहा, जैसे कि आरबीसीज कहा, हमने कहा थायराइड, इंटरसाइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट से, प्लेटलेट्स है, लिम्फोसाइट्स है, क्लॉटिंग फैक्टर से, क्रोमोसोमल प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड से, उन सब के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। वो एंटीबॉडी जाके उनके साथ बाइंड होता है। जैसे वो बाइंड होगा तो फिर न्यूट्रोफिल्स आके उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए इसको सिस्टमिक ल्यूपस इराइथ्रोमेटोसस कहा है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स को वो इफेक्ट करता है एंड इट इज अगेन अ एंटीबॉडी मीडिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज। ओके, सो जो नेक्स्ट है इसके बाद टी सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज, दैट इज अ डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, जिसको हमने क्या कहा था, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। तो इसमें क्या होता है, इसमें इस ऑटोइम्यून डिजीज में मेनली जो बीटा सेल्स है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज, सॉरी एंटीबॉडी प्रोड्यूस टी सेल्स वहां पे डेवलप होते हैं और वो टी सेल्स क्या करता है, वो टी सेल्स उस बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मेनली जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स है विच इज प्रेजेंट इन द पेनक्रियास। ठीक है, तो पेनक्रियास की जो बीटा सेल्स है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो देखो, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस को कहा जाता है। तो इनिशियली मीडिएटेड बाय ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट बी सेल्स एंटीजन। तो मेनली जो बी सेल्स एंटीजन है उसके अगेंस्ट रिएक्टिव एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, बट बाद में लेटर फेजेस इंक्लूड साइटोटॉक्सिक टी सेल रिस्पॉन्स। तो इनिशियली ये एंटीबॉडीज को करता है बट बाद में जो टी सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। अबाउट 95% ऑफ द वाइट डायबिटिक्स कैरी द HLA-DR3 और DR4 जीन्स। तो जो डायबिटिक पर्सन है उसमें HLA-DR3 या DR4 जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, so it appears that true susceptibility genes for IDDM may occur in the HLA-DQ region। तो जो मेन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डायबिटीज मिलाइटस के लिए, तो वो है HLA-DQ रीजन। ठीक है, तो आपको ये पता है HLA-D क्यूरेटिन जो हमने कहा था ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन। ठीक है, तो ये एज अ हिस्टोकम्पैटिबिलिटी वो प्रेजेंट होता है सेल्स के ऊपर। ओके, सो इसमें आप देख लो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स रहते हैं किसमें, पेनक्रियास में, जैसे कि अल्फा सेल्स है, बीटा सेल्स है, डेल्टा सेल्स है। तो अल्फा सेल्स आप सबको पता है ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है, बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और जो डेल्टा सेल्स है वो सोमैटोस्टेटिन प्रोड्यूस करता है। तो जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज है उसमें क्या होता है, ये जो इफेक्टेड टी सेल्स है वो बीटा सेल से पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करता है एज अ स्पेसिफिक प्रोटीन एंड किल्स द बीटा सेल। तो यहाँ पे जो एंटीजेंस प्रोड्यूस होंगे वो जो साइटोटॉक्सिक सेल्स है उस उन प्रोटीन्स को एज ए फॉरेन एंटीजन वो कंसिडर करता है और वो इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है विच इज द बीटा सेल। ठीक है, तो जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो मेनली आईडीडीएम में क्या होता है, जो बीटा सेल्स है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट यहाँ पे अल्फा सेल्स और डेल्टा सेल्स वहां पे रहते हैं। तो अल्फा सेल ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करेगा और डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन प्रोड्यूस करेगा, बट उस पर्सन में जो बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गया है तो वहां पे इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हाइपर ग्लूकोन हाइपोग्लूकोन्यूरिया होगा, दैट इज हाई लेवल ऑफ
ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में बढ़ जाता है। ओके, सो ये भी एक टाइप है किसका, ऑटोइम्यून डिजीज का। तो मेनली इट इज कॉज्ड बाय द सेल मीडिएटेड, ठीक है। तो जो साइटोटॉक्सिक सेल्स है वो डिस्ट्रॉय कर देता है बीटा सेल्स को। अब जो नेक्स्ट है दैट इज द रूमेटॉइड अर्थाइटिस, ठीक है। तो रूमेटॉइड अर्थाइटिस से क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थाइटिस में इट इज ए क्रोनिक सिस्टमिक डिजीज ऑफ द जॉइंट्स, जॉइंट्स का एक डिजीज है और ये क्या है, सिस्टमिक है, ठीक है। तो बहुत सारे जॉइंट्स वहां पे इन्वॉल्व होंगे या बहुत सारे जगह क्या होंगे यहाँ पे involve होगा। Okay, so it is a chronic systemic disease of the joints caused by the autoimmunity of immunoglobulin M type called as rheumatoid factor। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन एम। तो इम्यूनोग्लोबिन एम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जिसको हम रेमेटॉइड फैक्टर्स भी कहते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो साइनोवियल फ्लूइड है of these patient contain increased number of T cells and macrophages। जो साइनोवियल फ्लूइड्स हैं तो उसमें क्या होगा, जो टी सेल्स हैं और जो मैक्रोफेजेस हैं उनका कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होगा, उनका जो नंबर है बहुत ज्यादा होगा। एंड ऑल्सो इट इज मार्क्ड बाय इंफ्लामेटरी चेंजेस इन द साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड बाय एट्रोफी ऑफ बोन्स। तो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है जॉइंट्स में, उस वहां पे इन्फ्लामेशन होगा और फाइनली जो बोन्स है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ओके, तो लेटर स्टेजेस में क्या हो जाता है, डिफॉर्मिटी एंड एनकाइलोसिस डेवलप हो जाता है उनमें, ठीक है। तो बोन क्या हो जाते हैं, बोन टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उनमें डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलती है और वहां पे पेन, बोन्स में पेन स्टार्ट हो जाता है और बोन्स कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। सो it is an example of autoimmune disease that involves both humoral and cell mediated injury। तो यहाँ पे एंटीबॉडी भी वो होता है, पार्टिसिपेट करता है और साथ साथ में जो सेल मीडिएटेड इंजरी है वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये साइनोवियल फ्लूइड है, यहाँ पे आपको जो टी सेल्स है उनका जो कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा दिखता है, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल साइनोवियल साइनोवियम, दिस इज द ज्वाइंट कैप्सूल, दिस इज द बोन। अब यहाँ पे देखो इन्फ्लामेटरी इम्यून सेल जैसे कि मैक्रोफेज है वहाँ पे या टी सेल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है और उसको इससे क्या होता है, धीरे धीरे जो कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और जब कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो ज्वाइंट्स हैं वहाँ उनमें पेन होगा, ठीक है, प्रॉपरली वो वर्क नहीं कर पाएंगे और साथ साथ में जब कार्टिलेज खत्म हो जाएगा फिर इसके बाद बोन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आपको इस तरीके से क्या दिखेगा, यहाँ पे जो डिसफॉर्मिटीज है वो आपको बोन में देखने को मिलेगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अगेन एन ऑटोइम्यून डिजीज कॉज्ड बाय द cells, mainly T cells, and also the antibody. The next header is the Hashimoto thyroiditis. This is an autoimmune disease caused by the antibodies। तो यहाँ पे क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, एट्रोफी हो जाता है, विच रिजल्ट इन हाइपोथायराइडिज्म एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो जब थायराइड ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब थायराइड हार्मोन कम होगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपर थायराइडिज्म बोलेंगे। ओके, और साथ साथ में जब थायराइड ग्लैंड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है तो फाइनली जो थायराइड ग्लैंड है वो ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हाइपर थायराइडिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ग्वाइटर वहां पे आपको देखने को मिलेगा, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड एंड डिफिशियंसी ऑफ थायरोटॉक्सिन, ठीक है। जो थायराइड हार्मोन्स है उनकी डिफिशियंसी वहां पे आपको देखने को मिलेगी। सो इट इज कैरेक्टराइज बाय टाइप फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये मेनली एक टाइप फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। सो इट इज कॉज बाय ऑटो एंटीबॉडी, कौन सा, मेनली इम्यूनोग्लोबिन, और इम्यूनोग्लोबिन एम प्रोड्यूस होता है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। दो थायराइड ग्लैंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे कि इपिथेलियल सेल्स है, कोलाइट सेल्स है या जो न्यूक्लियर कंपोनेंट्स है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है और वो एंटीबॉडीज क्या करता है, धीरे धीरे जो थायराइड ग्लैंड्स है या जो थायराइड सेल्स है उनको इंजरी पहुंचाता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। सो इट इज ऑल्सो अ टी सेल एसोसिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये साथ साथ में क्या है, एक टी सेल एसोसिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज है, इसलिए मैंने आपको कहा कि ये इम्यूनोग्लोबिन भी इसको डेवलप कर सकता है और साथ साथ में जो टी सेल्स है वो भी इसको डेवलप
कर सकता है. Okay, so this is the Hashimoto thyroiditis, which is an autoimmune disease. So these all are the disease caused by the autoimmunity. अगर हमारे सेल्स के अगेंस्ट हमारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, हमारे बॉडी में, जो हमारे खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो इस टाइप के डिजीज ये हमारे बॉडी में डेवलप हो सकती है. तो आप एग्जांपल्स में जितने भी हमने यहाँ पे 5-6 डिस्कस किए, आप एग्जांपल्स में ये लिख सकते हैं. ओके, तो क्या डायग्नोसिस क्या है, कैसे हम ऑटोइम्यून डिजीज को डायग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है. तो हम सिम्टम्स से इसको डायग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है, या हम जो एंटीबॉडी है पेशेंट के सीरम में प्रेजेंट है कि नहीं, उसको डिटेक्ट करके हम कंफर्म कर सकते हैं. ओके, जैसे कि एलाइजा है या रेडियो इम्यूनो ऐसे है, तो वो कुछ इम्यून ऐसे टेक्निक्स का यूज करके हम पता लगा सकते हैं. ओके, सो ऑटो एंटीबॉडी आर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है, हिम एग्लूटिनेशन या कंप्लीमेंट फिक्सेशन या इम्यूनो डिफ्यूजन या रेडियो इम्यूनो ऐसे. तो ये जो टेक्निक्स है वो यूज करके हम ऑटो इम्यून डिजीज को डायग्नाइज कर सकते हैं. ओके, बाय लुकिंग द सिम्टम्स. अगर सिम्टम्स हमको नहीं दिखे तो फिर हम इस तरीके से जो ये टेस्ट हैं वो सारे कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द autoimmune diseases. Thank you.